हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। आज हमारा ये 7वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले भी मैं आपको 6 पार्ट करा चुका हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन यात्रा वृत्तांत, दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन निबंध और चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह है हमारा निबंध। और इससे आपके रचयिता भी पूछे जा सकते हैं कि किसने ये रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है ये निबंध। तो ये निबंध लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। तो आपसे इसके लेखक भी पूछे जा सकते हैं। धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जायसीकृत पद्मावत है। तो पद्मावत एक काव्य है, वो किस प्रकार का काव्य है हमसे दूसरे प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है धर्म काव्य, दूसरा ऑप्शन चंपू काव्य, तीसरा ऑप्शन रूपक काव्य, चौथा ऑप्शन पुराण काव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में चंपू काव्य दिया गया है। तो ये देखकर बच्चे समझेंगे कि ये पता नहीं कौन सा काव्य होता है, ये काव्य होता भी है या नहीं। तो गद्य और पद्य जिसमें दोनों मिश्रित होते हैं उसे हम कहते हैं चंपू काव्य। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक काव्य। जो जायसीकृत पद्मावत है वो हमारा रूपक काव्य के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हरी मोरी पीयू मैं राम की बहुरिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन कबीरदास, तीसरा ऑप्शन रहीम जी, चौथा ऑप्शन केशवदास। तो हरी मोरी पीयू मैं राम की बहुरिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं हमारे रहीम जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रहीम जी की पंक्ति हैं ये ऊपर जो दी गई हैं। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग पाए बौराए। तो यहाँ पे ये बौराची हो गया लेकिन ये बौराए होगा। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो ये हमारी पंक्ति किसकी है हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन कबीरदास, दूसरा ऑप्शन बिहारी लाल जी, तीसरा ऑप्शन केशवदास, चौथा ऑप्शन तुलसीदास जी। तो ये हमारी जो पंक्तियां हैं वो हैं बिहारी लाल जी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी लाल जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। चरण कमल बंदौ हरि राई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास जी, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास जी, तीसरा ऑप्शन है सूरदास जी, चौथा ऑप्शन है केशवदास जी। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर एक बार फिर से हो जाएगा। सूरदास जी की पंक्तियां हैं और पेपर में बहुत बार पूछी भी गई हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। उद्धव शतक किसकी कृति है। पहला ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरा ऑप्शन सत्यनारायण, तीसरा ऑप्शन जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा ऑप्शन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो उद्धव शतक जो कृति है वो है हमारी जगन्नाथ रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपति किसने किया। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन गार्शद तासी, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन मीर बंधु। ये मिस्र बंधु भी ऑप्शन में देखने को मिलता है मीर बंधु की जगह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपति किसे कहा जाता है, या इतिहास लेखन की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गारसादा तासी। ये 3-4 तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन
की परंपरा शुरू की थी वो फ्रेंच भाषा में की थी। आपसे भाषा भी पूछ सकता है पेपर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 3 से 4 प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लीजिए दोबारा से वही प्रश्न है और ऑप्शन में आपको गारसदा तासी भी दिया गया है, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। आपसे पूछेगा सूत्रपति किसे कहा जाता है, प्रयास किसने किया या किसने सर्वप्रथम लिखा था और कौन सी भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसदा तासी। मैं इस प्रश्न का सही उत्तर बता चुका हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अभी मैंने बताया था फ्रेंच भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। देख लीजिए ये प्रश्न एक बार फिर से आपसे पूछ लिया गया है। पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन गारसदा तासी, तीसरा ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, चौथा ऑप्शन मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसदा तासी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। 4 से 5 तरीके से, जितने तरीके से ये प्रश्न पेपर में पूछा गया आज तक, मैंने एक ही वीडियो में आपको सब तरीके से बता दिया है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। पहला ऑप्शन शिव सिंह सरोज, दूसरा ऑप्शन है इस्तबार द ला लिटरेचर इंदोय ए हिंदुस्तानी, दूसरा ऑप्शन तस्किराए सुअरा हिंदी, चौथा ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस्तबार द ला लिटरेचर इंदोय ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन गारसदा तासी, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा ऑप्शन शेक्सपियर और चौथा ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस्तबार द ला लिटरेचर इंदोय ए हिंदुस्तानी, तो ये इसके लेखक हैं हमारे जॉर्ज गारसदा तासी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गारसदा तासी ने ये लिखा है। अब आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, ये फ्रेंच में इन्होंने लिखा है, तो आपको हिंदुस्तानी से ध्यान रखना है, लास्ट में हिंदुस्तानी याद रखना है। जहाँ भी हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तानी दिखे वहाँ गारसदा तासी सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, चौथा ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? पहला ऑप्शन मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो एक तो है वीरगाथा काल, जो कि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और वीरकाल कहा है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन। तो वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की।
हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है। मतलब कि जो सिद्ध सामंत युग आदिकाल को कहा है वो किसने कहा? पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर शिव प्रसाद, चौथा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग कहा है हमारा राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? पहला ऑप्शन अवतार में विश्वास, दूसरा ऑप्शन जाति प्रथा का निषेध, तीसरा ऑप्शन अहंकार का त्याग, चौथा ऑप्शन ईश्वरीय लाला गायन। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य यानी कि जो आस्तिक लोग थे वो भी और नास्तिक लोग थे वो भी, उनकी सबकी एक विशेषता थी, वही हमसे पूछी गई है, वो कौन सी विशेषता सब पर लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अहंकार का त्याग। जो आस्तिक लोग थे वो भी ये मानते थे कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो नास्तिक लोग थे वो भी ये मानते थे कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है संवत 1275 से 1700 तक, दूसरा है संवत 1275 से संवत 1800 तक, तीसरा है संवत 1375 से संवत 1850 तक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के हम सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो भक्ति काल की समय सीमा है वो 1375 से लेके 1700 तक है, जो कि इस चारों ही ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन नंददास, तीसरा ऑप्शन सूरदास, चौथा ऑप्शन मीराबाई। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल किसके नैनों में? मीराबाई के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मीराबाई जी की पंक्ति है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज आपको यही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर अगली वीडियो में बहुत ही जल्द हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।